दोस्तों, आज हमारी कहानी है एक कैद चुड़ैल। एपिसोड 16। तालियों की आवाज गूंज रही थी। राजकुमारी सुरी जीत चुकी थी। वो सबसे आगे थी और उसके ठीक पीछे झिलमिल फिर मानकी और अंत में भावनी का स्थान आया था। वो बेहद खुशी से बाहर निकली और उसके पीछे झिलमिल और बाकी सब। झिलमिल मुस्कुराते हुए एक ओर हो गई। उसने देखा मानकी उससे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन उसने नजरअंदाज किया और विजेता सूरी को देखने लगी। अत्यंत उत्तम सूरी, हमें आप पर गर्व है। राजा ने खुश होते सूरी के गालों को छुआ तो वो खिल उठी। बताएं आपको क्या उपहार दें? तुमने हमें प्रसन्न कर दिया। धन्यवाद पिताजी, सूरी ने चहकते हुए कहा। जब चाहिए होगा तो बता देंगे, उसने हंसते हुए कहा। तो राजा ने भी ठीक है में सिर हिला दिया। सूरी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अंत में दूर खड़ी झिलमिल को देखा। उसने हल्की मुस्कान होठों पर लाते हुए उसकी आंखों में झांका तो झिलमिल ने भी अपनी मुस्कान और चौड़ी कर दी। एक पल के लिए तो उसको लगा कि जैसे सूरी को एहसास हो गया था कि वो जानबूझकर उससे पीछे रही थी। सूरी ने जो आज उसके लिए किया था वैसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। वो तो उसी लम्हा जीत गई थी जब उसने सबके सामने उसको मित्र कहा था, उसका पक्ष लिया था। बस वही तो थी झिलमिल की सच्ची जीत, और सूरी सही मायनों में उसके लिए नायक थी। और अपने नायक को वो हारने कैसे दे सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। दृश्य बदलते हैं। वो रानी महल का खूबसूरत सा गलियारा था। झिलमिल खुशी से सब में झूमती सी टहल रही थी। वो एक मोड़ पर मुड़ी और उस गलियारे के सबसे आखिरी कमरे की ओर बढ़ चली, क्योंकि वो जानती थी वो किसका कमरा था। वो जैसे ही उसके नजदीक पहुंची, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो थोड़ा ठहरते हुए दरवाजे के सामने आई और उसके हल्के रेशमी पर्दे के पीछे उन दो परछाइयों को देखा जो आपस में किसी तकरार में व्यस्त थीं। कृपया हमें ना बताएं क्या सही है और क्या गलत है, सूरी रत्ना ने सामने खड़ी परछाई से कहा। मां हैं हम आपकी सूरी, आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे। उस परछाई की आवाज में ममता सी थी। नहीं है आप, सूरी ने तेजी से कहा और अपना चेहरा उनकी ओर से मोड़ लिया। नहीं है आप हमारी मां, वो बहुत पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं और आप सिर्फ ढोंग करती हैं हमारी मां होने का, लेकिन है तो सिर्फ सौतेली ही। सूरी, इससे पहले कि सूरी अपनी बात पूरी करती, वो औरत ऊंची आवाज में चिल्लाई थी, जिसके गर्भ में एक तीस सी छुपी थी। चिल्लाइए नहीं, सूरी ने घूमते हुए तेजी से कहा। तो वो औरत उसकी ऊंची आवाज के नीचे दब सी गई। चिल्लाने से सत्य बदल नहीं जाएगा, उसने आवेश में कहा था। वो औरत कुछ देर यूं ही मूक बनी उसे देखती रही थी। क्षमा चाहते हैं आपसे, उस औरत ने भर्राई आवाज में कहा और बाहर की ओर निकल आई। दरवाजे पर झिलमिल को देखकर वो एक पल के लिए ठहरी। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। भीतर आ जाओ, सूरी ने दरवाजे पर खड़ी झिलमिल को देखते हुए कहा तो वो धीमे कदमों से अंदर चली गई। सूरी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। कल हमने तुम्हें हरा दिया, उसने माहौल हल्का बनाते हुए कहा तो झिलमिल का चेहरा भी खिल उठा। पता है झिलमिल, यहां सबके चेहरों पर मखोटे लगे हैं, सूरी ने बेड की ओर 2 कदम बढ़ाते हुए कहा। लोग हमारे समक्ष हमारी तारीफें करते हैं, हमारे आसपास घूमते फिरते हैं, हमारे आदेशों का पालन करते हैं और भी बहुत कुछ, लेकिन वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हम राजकुमारी हैं। पीठ पीछे वो कुछ और ही प्रतीत होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता। उसने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। कल हमने केवल कहने भर मात्र के लिए तुम्हें अपना मित्र नहीं कहा था, हम सच में तुम्हें अपने मित्र के रूप में देखना चाहते हैं। वो एक पल के लिए ठहरी और लंबी सांस लेते हुए बोली, तो फिर कहिए, स्थल की राजकुमारी की मित्रता जल की राजकुमारी स्वीकार करती है? उसने खुशी से पूछा और उसकी ओर आगे बढ़ी। मित्र? झिलमिल ने चहकते हुए उसकी आंखों में देखा। मित्र नहीं, मित्र, दोस्त। सूरी ने बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। दोस्त? झिलमिल ने भी खंतुशी से उसका हाथ थाम लिया। दृश्य बदलते हैं। हल्की शाम होने को थी। झिलमिल किले के ऊपरी हॉल से बाहर निकलने हो थी।
अचानक से उससे कोई टकराया। वो 2 कदम पीछे हो गई। उसने सिर उठाकर देखा तो सेनापति स्वप्निल राठौर खड़े हुए गुस्से से उसे देख रहा था। झिलमिल ने सहमते हुए नजरें नीचे की और जाने के लिए कदम बढ़ाए। ये तेरी झोपड़ी नहीं है जो यहां वहां घूमती रहती है, उसने झिलमिल के कांधे को पकड़कर रोकते हुए कहा। राजकुमारी के इर्द गिर्द घूमने से तू खुद को राजकुमारी ना समझने लगना। टेल, झिलमिल ने दबी हुई आवाज में कहा। अपनी औकात में रहना समझी, स्वप्निल ने तेजी से कहा और उसका चेहरा पकड़ते हुए अपने सामने कर दिया। वो न जाने क्यों बेवजह का गुस्सा निकाल रहा था। छोड़ो, झिलमिल ने गुस्से में घूरते हुए चिल्लाई। सटाखक, सेनापति स्वप्निल के एक जोरदार तमाचे की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। उसका हाथ इतना भारी था कि वो गश खाकर नीचे गिर पड़ी। एक पल के लिए पूरा हॉल उसकी आंखों के सामने घूम सा गया। बुरे, झिलमिल ने खुद को संभालते हुए आंखों में आंसू लिए उसको देखा। उसने गाल पर हाथ रखा हुआ था और पूरा फर्श गीला हो चुका था। दृश्य बदलते हैं। उसने बड़े से हॉल के बाईं ओर बनी गैलरी में लाइन से बने हुए कमरों में से एक का दरवाजा धकाया तो वो एकदम से खुल गया। उसने आसपास देखा और भीतर चली गई। नीचे की ओर सीढ़ियां जाती थीं। वो लगातार नीचे बढ़ती रही। उसने अंतिम मोड़ पर खड़े होते हुए उसे गौर से देखा। वो एक तहखाना सा था। उसमें मशालों की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दाईं और कोठरियां बनी हुई थीं, जिनके गेट मजबूत लोहे को सलाखों से बने थे। शायद उनको गुप्त कैदियों के लिए ही बनाया गया होगा। उसने बाईं ओर देखा जहां अजीबोगरीब कबाड़ रखा हुआ था। बड़े बड़े पत्थर जिनकी अधूरी कटिंग हो रखी थी। सामने बड़ी सी चौकोर जगह में एक त्रिकोणीय सफेद पत्थर रखा हुआ था, जिसके आसपास कुछ सामान और एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। अचानक से झिलमिल को कुछ आवाजें आती हुई सुनाई थीं, तो वो दौड़कर एक पत्थर के पीछे जाकर छिप गई। उसने कोने से हल्का सा झांक कर देखा तो वो वहीं था। सेनापति स्वप्निल राठौर 2 लोगों के साथ वहां तेजी से चला आ रहा था। उसमें से एक सैनिक की वेशभूषा में था, जबकि दूसरा कोई सादा कपड़ों में था। अब उनकी बातें अब साफ सुनाई दे रही थीं। कार्य तो लगभग पूर्ण हो चुका सेनापति जी। तांत्रिक, सादा कपड़ों वाला ने उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके लिए मैं आपको चेताना चाहता हूं, उसने स्वप्निल से कहते हुए पास खड़े सैनिक की ओर देखा। जो भी स्पष्ट रूप से कहो, यह हमारे भरोसे का व्यक्ति है, सेनापति स्वप्निल ने कहते हुए तांत्रिक की आंखों में देखा। यह अत्यंत जटिल और आशंकाप्रद काला जादू है। अंत इससे उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में भी जान लेना चाहिए, तांत्रिक ने कहना शुरू किया और मुड़कर दूर कहीं देखा। इसकी शुरुआत ही आत्माओं को कैद करने से होती है, वो जो तुम्हारे वश में हो जाएंगी। लेकिन फिर भी यह 100% नहीं कहा जा सकता कि कोई आत्मा विरोधी बनकर तुम्हारे ही खिलाफ ना खड़ी हो जाए। तुम सर्वशक्तिशाली होगे, शैतानी आत्माओं के मालिक होंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष को वश में कर सकोगे, उसको भयानक मौत दे सकोगे, लेकिन तुम्हारा शरीर फिर भी इसी वर्तमान अवस्था में रहेगा, यानी जिसे नष्ट किया जा सके, बल्कि यह भी संभव है कि इसकी अवस्था पूर्व से भी बदतर हो जाए। मुझे हर जोखिम मंजूर है, सेनापति स्वप्निल ने गुस्से से थूक उड़ाते हुए कहा। अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा, उसने मजबूती से कहा। तो तांत्रिक कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा। इसके अतिरिक्त एक और जोखिम है सेनापति, जो इससे भी भयावह है, तांत्रिक ने धीमी आवाज करते हुए कहा। तो स्वप्निल राठौर ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हर चीज के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो निश्चित ही सर्वशक्तिशाली होंगे, परंतु उसके बाद आपकी आत्मा हमेशा के लिए दूषित हो जाएगी, यानी आपकी मृत्यु के बाद वो आगे नहीं जा पाएगी, हमेशा के लिए इसी प्रकार से मध्यकाल में फंसी रहेगी। मेरे लिए प्रत्येक समस्या में एक अवसर दिखाई देता है तांत्रिक, और मुझे इसमें भी एक अवसर दिख रहा है। सेनापति स्वप्निल राठौर गंदी हंसी हंसा। तुम बस अपना शेष कार्य पूर्ण करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक अंतिम प्रश्न जो मेरे मन में घूम रहा है,
अगर आप क्रोधित ना हो तो पूछ लूं। तांत्रिक की आंखों में थोड़ा डर दिखाई दिया। पूछो, क्या प्रश्न है? स्वप्निल ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? तांत्रिक ने कहा तो वो थोड़ा गुस्से में दिखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, साम्राज्य। स्वप्निल ने कहते हुए दूर कहीं देखा। मैं केवल सेनापति बनकर पूरा जीवन नहीं बताऊंगा, बल्कि यह पूरा साम्राज्य चाहिए मुझे। ना सिर्फ इसकी मिट्टी पर, बल्कि एक बार मेरे स्वप्निल से स्वप्न काल बन जाने के बाद संपूर्ण धरती पर मेरा राज होगा। और इसके लिए मुझे चाहे कितने भी बलिदान देने पड़े दूंगा, जितनी भी हत्याएं करनी पड़ी करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और इसकी शुरुआत आप अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़ कर करना चाहते हैं। तांत्रिक ने हिम्मत करके बोला। जो भी नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। स्वप्निल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। अब अपनी जुबान बंद करो और काम पर ध्यान दो। यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति? पास खड़े सैनिक ने हरकत में आते हुए कहा। आप अपने ही राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी जाकर तुम्हारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देता हूं, उसने गुस्से से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। खाचा की एक आवाज हुई और तलवार के एक जोरदार वार ने सैनिक की खोपड़ी को दूर फेंक दिया। न सही! झिलमिल की तेज आवाज तहखाने में गूंज उठी। सेनापति स्वप्निल ने तेजी से उसकी ओर देखा। वो तेजी से बाहर की ओर भागी, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसको पकड़ लिया। वो छूटने के लिए छटपटाती रही, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। दृश्य बदलते हैं। उसे होश आया तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसका सिर इतना भारी सा लगा जैसा कोई बोझ रखा हो। उसके माथे पर चोट का निशान था, जिससे निकला खून आधे चेहरे पर जम चुका था। वो उसी तहखाने की एक कोठरी में कैद थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था, बस चारों ओर हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो तो यह भी नहीं जानती थी कि वहां कब से बेहोशी में कैद थी। उसके पूरे शरीर में दर्द था। उसने कोशिश की और उठते हुए आगे नहीं जा पाएगी। हमेशा के लिए इसी प्रकार से मध्यकाल में फंसी रहेगी। मेरे लिए प्रत्येक समस्या में एक अवसर दिखाई देता है तांत्रिक, और मुझे इसमें भी एक अवसर दिख रहा है। सेनापति स्वप्निल राठौर गंदी हंसी हंसा। तुम बस अपना शेष कार्य पूर्ण करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एक अंतिम प्रश्न जो मेरे मन में घूम रहा है, अगर आप क्रोधित ना हो तो पूछ लूं। तांत्रिक की आंखों में थोड़ा डर दिखाई दिया। पूछो, क्या प्रश्न है? स्वप्निल ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? तांत्रिक ने कहा तो वो थोड़ा गुस्से में दिखा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए बोला, साम्राज्य। स्वप्निल ने कहते हुए दूर कहीं देखा। मैं केवल सेनापति बनकर पूरा जीवन नहीं बताऊंगा, बल्कि यह पूरा साम्राज्य चाहिए मुझे। ना सिर्फ इसकी मिट्टी पर, बल्कि एक बार मेरे स्वप्निल से स्वप्न काल बन जाने के बाद संपूर्ण धरती पर मेरा राज होगा। और इसके लिए मुझे चाहे कितने भी बलिदान देने पड़े दूंगा, जितनी भी हत्याएं करनी पड़ी करूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और इसकी शुरुआत आप अपनी ही बहन के सुहाग को उजाड़ कर करना चाहते हैं। तांत्रिक ने हिम्मत करके बोला। जो भी नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। स्वप्निल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। अब अपनी जुबान बंद करो और काम पर ध्यान दो। यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति? पास खड़े सैनिक ने हरकत में आते हुए कहा। आप अपने ही राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी जाकर तुम्हारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी देता हूं, उसने गुस्से से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। खाचाक की एक आवाज हुई और तलवार के एक जोरदार वार ने सैनिक की खोपड़ी को दूर फेंक दिया। नस्सी! झिलमिल की तेज आवाज तहखाने में गूंज उठी। सेनापति स्वप्निल ने तेजी से उसकी ओर देखा। वो तेजी से बाहर की ओर भागी, लेकिन एक मजबूत हाथ ने उसको पकड़ लिया। वो छूटने के लिए छटपटाती रही, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। दृश्य बदलते हैं। उसे होश आया तो उसने धीरे से आंखें खोली। उसका सिर इतना भारी सा लगा जैसा कोई बोझ रखा हो। उसके माथे पर चोट का निशान था, जिससे निकला खून आधे चेहरे पर जम चुका था। वो उसी तहखाने की एक कोठरी में कैद थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई
तो वहां कोई नहीं था, बस चारों ओर हल्की रोशनी फैली हुई थी। वो तो यह भी नहीं जानती थी कि वहां कब से बेहोशी में कैद थी। उसके पूरे शरीर में दर्द था। उसने कोशिश की और उठते हुए सलाखों को पकड़कर हिलाया जो लॉक थीं। उसने कई आवाज लगाए, लेकिन जानती थी कि उसकी कोशिश बेकार है। वो वहां पड़ी रोने लगी। तभी उसे किसी के कदमों की आहट हुई। उसने सिर टेढ़ा करते हुए देखने की कोशिश की और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। झिलमिल, सूरी ने हैरानी से उसके पास आते हुए कहा और उसके हाल को देखकर उसके होश उड़ गए। तुम यहां कैसे आई और तुम्हारी यह हालत किसने की? वो बेइंतहा परेशान दिख रही थी। सेना, झिलमिल ने कहा और फफक कर रो पड़ी। उसने कसकर सूरी का हाथ पकड़ लिया। सेना? सेना क्या? क्या वो कोई सेना का व्यक्ति था? सूरी ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा और मजबूत लोहे की सलाखों को मजबूती से आगे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन झिलमिल बस रोती रही। तुम यहीं ठहरो, हम अभी सहायता लेकर आते हैं, उसने कहा तो झिलमिल ने हाथ सख्त कर लिया। साथ, उसने रोते हुए कहा और उसके हाथ को अपने चेहरे के नजदीक ले आई। तुम डरो नहीं, हम बस अभी आते हैं, सूरी ने दिलासा देते हुए उसके बालों को छुआ। वादा करते हैं हम तुम्हें अभी यहां से निकाल लेंगे। वादा? झिलमिल ने आंखों में आंसू लिए मासूमियत से सूरी की ओर देखा। हां, वादा, सूरी ने उसके हाथों को मजबूती से कसते हुए कहा। हम बस अभी आए, उसने कहा और तेजी से वहां से बाहर की ओर निकली। वादा? झिलमिल ने उसे जाते हुए उम्मीद से बुदबुदाया। अगले ही पल उसने देखा स्वप्निल दबे कदमों से तेजी से उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। उसने आते ही उसके सिर पर एक तेज वार किया और फिर से चारों ओर अंधेरा छा गया। दृश्य बदलते हैं। उसने एक बार फिर से आंखें खोलीं और खुद को सीधा करने की कोशिश की। उसकी हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। नाक पर बड़ा सा घाव का निशान था और पूरे चेहरे और जिस्म पर खरोंचों के निशान थे। खून से उसकी सफेद ड्रेस लाल हो चुकी थी और उसकी हालत बेहद खराब थी। उसने अपने आसपास नजर डाली। वो एक गोल कोठरी नुमा जगह थी जिसमें कमर के ऊपर से चारों ओर बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं। उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि उसके दोनों हाथों में मोटी जंजीरें पड़ी हुई और कलाइयों में जख्म हो चुके थे। वो घुटनों के बल बैठी और शीशे से बाहर को और झांका तो पाया कि वो किले की सबसे ऊंची मीनार की कोठरी में कैद थी। उसने नीचे देखा जहां मौजूद लोग छोटी बिंदी समान दिखाई दे रहे थे और उसमें भी उसकी आंखों ने अपनी मां को पहचान लिया। माई, उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई थी, लेकिन शायद वो काफी नहीं थी। उसने रोते हुए शीशे से टिककर उन्हें देखा। वो परेशान सी इधर उधर घूम रही थीं। वहां मौजूद लोगों से शायद पूछ रही थीं। वो बार बार ओढ़नी से अपना चेहरा साफ कर रही थीं, या शायद आंसू, शायद वो भी झिलमिल के तरह ही रो रही थीं। उसने जंजीरें खींचने की कोशिश की, शीशों पर सिर पटका, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तभी दरवाजा खुला और उसने तुरंत मुड़कर देखा, वो वही शैतान था। ओह, तो तुम्हें होश आ गया, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा। मुझे तो लगा था मर ही जाओगी। माई, झिलमिल ने कहते हुए उसकी आंखों में देखा और रो पड़ी। हाँ, तुम्हारी माई बेचारी पागलों की तरह दर बदर भटकती तुम्हें खोज रही है। वो दहशत गर्दों की तरह हंसा। किसी ने मेरी झिलमिल देखी है क्या? उसने मासूमियत से उनकी नकल उतारी और हंसने लगा। जाने, झिलमिल ने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा। जाने दूं? अच्छा, ताकि तुम मेरा राज सबको बता दो। मूर्ख समझा है क्या? उसने गुस्से से कहा और रोती बिलखती झिलमिल की ओर बढ़ गया। उसके जख्म और गहरे होने वाले थे। उसकी चीखें बंद कोठरी में गूंज उठीं। दृश्य बदलते हैं, कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, ये है हमारी आज की कहानी। हमारा अगला भाग बहुत जल्द आएगा। इसके लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।